जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मोरालिटी कॉन्सेप्ट्स, नैतिकता के सिद्धांत। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जितनी भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस थी या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी या स्पाई एजेंसीज थी उनके बारे में पढ़ा। हम पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 में दो पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था। एक था नेशन और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, और दूसरा कंसेप्ट था मोरल कॉन्सेप्ट, नैतिकता का सिद्धांत। तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशन या नेशनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नैतिकता, मोरालिटी। ठीक है। अब जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिक मोरालिटी कंसेप्ट्स में 4 टॉपिक्स दिए हैं। एक दिया है, सबसे पहला है गुडनेस। ठीक, गुडनेस का मतलब होता है भलाई। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे गुडनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, भलाई का मतलब क्या है। ठीक, इसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस की अगर हम बात करें तो अहिंसा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है जिम्मेदारी। ठीक, और आखिरी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्च्यू। ठीक, आखिरी जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, वर्च्यू। ठीक, वर्च्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्च्यू का मतलब होता है सतगुण। ठीक, वर्च्यू का क्या मतलब होता है, सतगुण। तो हमें भलाई, सतगुण, अहिंसा और जिम्मेदारी, ये 4 हमें सिद्धांत पढ़ने हैं नैतिकता के, मोरालिटी के। ये हमारा टॉपिक है, बेसिक मोरालिटी कंसेप्ट्स। ठीक, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये टॉपिक, ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और पॉइंट्स नोट करते चलना है जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बात करा नैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो मोरालिटी होती है वो होती क्या। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया मोरालिटी का मतलब हिंदी में नैतिकता होता है, और नैतिकता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए नैतिकता का अर्थ होता है कि उसको यह समझना कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, हमारे यहाँ एक व्यक्ति के सामने दो ही प्रश्न होते हैं किसी भी चीज के लिए, कि वो ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। और नैतिकता का अर्थ ही होता है यह समझना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक, मतलब क्या सही है क्या गलत है ये समझना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझना, और हमेशा सही रास्ते को चुनना, ये नैतिकता होती है। ठीक, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स knowing what is right and wrong, good and bad, and choosing to do the right thing। ठीक, मतलब नैतिकता का अर्थ यह है कि हम ये समझ सकें कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और हमेशा सही रास्ते को चुनना, ये मोरालिटी है, नैतिकता है। समझ में आया आपको। मोरालिटी की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छे जीवन की नींव है। देखिए, आपको अगर ये पता है कि सही रास्ता क्या है तो आपके अच्छे जीवन की नींव है ये मोरालिटी। मतलब अगर हम बात करें मोरालिटी, तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन लाइफ। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन लाइफ, मतलब कि यह एक अच्छे जीवन की नींव है मोरालिटी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो नैतिकता जो है, मोरालिटी, हमें सच्चाई, दया और सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाता है। नैतिकता जो है, नैतिकता जो है, ये हमें सच्चाई, दया और सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? मोरालिटी टीचेस अस टू लिव विथ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, तो मोरालिटी टीचेस अस टू लिव विथ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक, समझ में आया यहां तक? तो सबसे पहले हमने क्या समझा, नैतिकता का मतलब क्या होता है। तो नैतिकता का अर्थ है यह समझना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक, और उस हिसाब से समझ करके सही रास्ते को चुनना। भाई अगर आपको समझ में आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आप गलत रास्ता तो चुनेंगे नहीं, आप सही रास्ता चुनेंगे। आपको समझ में आ गया कि क्या सही है, और यही नैतिकता है। और मैंने आपको बताया कि अच्छा जीवन जीने की नींव है नैतिकता। अगर आपके अंदर नैतिकता है तो ये आपको अच्छा जीवन देगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नैतिकता आपको सच्चाई, दया और सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाती है। ठीक, मतलब जिनके अंदर नैतिकता होती है वो सच्चाई, उनके अंदर दया भावना भी होगी, उनके अंदर सच्चाई भी होगी, और वो सम्मान के साथ जीवन जीवन जी पाएंगे। क्लियर? तो नैतिकता में आपको ये तीन चीजें समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा नैतिकता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद नैतिकता जो है वो जीवन जीने की नींव है, और सही जीवन जीने के लिए उसके अंदर सच्चाई, दया और सम्मान के साथ जीवन जीना। यहां तक आपको क्लियर हुआ मोरालिटी? ठीक, तो मोरालिटी में हमने अभी तक क्या देखा? मोरालिटी मीन्स नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड चूजिंग टू डू द राइट थिंग। मैंने आपको बताया नैतिकता का अर्थ है यह समझना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक, और हमेशा सही रास्ते को चुनना। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन लाइफ। मैंने आपको बताया यह एक अच्छे जीवन जीने की नींव है, मोरालिटी। मोरालिटी टीचेस अस टू लिव विथ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखिए, नैतिकता हमें सच्चाई, दया और सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाती है। ठीक, तो नैतिकता में अभी हमने ये 3 पॉइंट्स देखे। देखिए, अब इसमें मोरालिटी में ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर नैतिकता है, ठीक, वो हमेशा इस बात को सोचेगा कि उसके किए गए कार्यों से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें इस बात का एहसास है कि भैया इस काम के चलते दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हमें इस चीज का एहसास है, मतलब हमारे अंदर नैतिकता है। बात समझ रहे हैं आप? एक नैतिक व्यक्ति हमेशा सोचता है कि उसके कार्यों से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक मॉरल पर्सन सोचता है दैट वॉट एवर ही डू, वॉट इज द इफेक्ट ऑन द अदर पीपल ऑन दैट इफेक्ट। मतलब कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अ मॉरल पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट हाउ देयर एक्शन अफेक्ट अदर्स। Moral person always thinks about how their actions affects the other. तो एक नैतिक व्यक्ति हमेशा इस बात को समझता है कि भाई उसके कार्यों से दूसरे पर क्या प्रभाव। ठीक, जो लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि भाई हमारे करने से दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, वो नैतिकता नहीं होती। एक नैतिक व्यक्ति वही है
जो ये समझे कि वो जो कर रहा है उसका दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। ठीक। इट हेल्प्स अस रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। मैंने आपको बताया मोरालिटी का एक और कंसेप्ट आप याद रखिएगा। जो आपके अंदर नैतिकता होती है ना, वो आपको एक जिम्मेदार और एक भरोसेमंद नागरिक बनाती है समाज में। देखिए, जिसकी नैतिकता है उसकी ही समाज में इज्जत है, उसी पर लोग विश्वास कर सकते हैं। ट्रस्टवर्दी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, और जो नैतिक है, जो नैतिक रूप से सही है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसको जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। तो आप एक जिम्मेदार और एक भरोसेमंद नागरिक बन सकते हैं समाज में, अगर आपके अंदर नैतिकता है, तो मोरालिटी है। तो ये पॉइंट मैंने बताया नहीं था, ये नोट कर लीजिएगा। इट हेल्प्स अस बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब जो ये जो नैतिकता है ये हमें मदद करती है एक जिम्मेदार और एक भरोसेमंद नागरिक बनने में समाज के। ठीक। अ मॉरल पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट हाउ देयर एक्शन अफेक्ट्स अदर्स। मैंने आपको बताया, एक नैतिक व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि उसके कार्यों से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, वही नैतिकता है। दे ट्राई टू हेल्प पीपल स्पीक द ट्रूथ एंड अवॉइड हार्मिंग एनीवन। देखिए, वह सबसे पहली बात तो अगर कोई नैतिक व्यक्ति है तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब किसी को वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि देखिए नैतिक व्यक्ति का मतलब क्या है कि उसे अच्छे और बुरे का एहसास है, उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा वो सच बोलता है और जरूरतमंदों की मदद करता है। जिसके अंदर नैतिकता होती है वो जरूरतमंदों की मदद करेगा, सच बोलेगा और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये सब एक नैतिक व्यक्ति के गुण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक नैतिक व्यक्ति क्या होता है। मोरालिटी इज नॉट ओनली ओबे अबाउट ओबेइंग लॉज, इट इज अबाउट डूइंग इट इज अबाउट डूइंग गुड इनफ इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। देखिए, नैतिकता केवल कानून का पालन करना नहीं होता कि भाई कोई कानून बना है हम उसका पालन करें, बल्कि वह सही काम करना है जब कोई हमें देख भी ना रहा। मतलब मोरालिटी का मतलब सिर्फ नैतिकता का मतलब ये नहीं है कि केवल कानून का पालन करना नहीं, बल्कि वह सही काम करना जब हमें देख भी ना रहा। मतलब नो वन इज वॉचिंग अस। ठीक है, देन वी हैव टू डू अबाउट डूइंग गुड थिंग्स। ठीक है, तो नैतिकता का मतलब यह है कि केवल कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि वह सही काम करना है जब कोई हमें देख भी ना रहा, when no one is watching. Our moral comes from our family, teacher, religion and society. देखिए, हमारी जो नैतिक है, हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो सबसे पहले तो हमको अपने परिवार से मिलती है। भाई, हम जब छोटे हैं तो भाई हमारे माँ बाप ही हमको सिखाते हैं ना सही क्या है गलत क्या है, और कौन सिखाएगा। भाई हम तो छोटे हैं, हमें तो इतनी अकल है नहीं, तो हमें कौन बताएगा सही कौन है, सही क्या है गलत क्या है। हमारे माँ बाप। उसके बाद जब हम स्कूल जाना शुरू करेंगे तो जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। इसके बाद धर्म भी हमको सिखाता है सही क्या है गलत क्या है, और समाज भी। तो हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो हमारे परिवार से मिलती है, हमारे शिक्षक से मिलती है, हमारे धर्म से मिलती है और हमारे समाज से मिलती है। ठीक, तो नैतिक ज्ञान हमको वहीं से मिलता है। पेरेंट टीचेस चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट एंड पोलाइट।
देखिए, माता पिता बच्चों को एक तो सच्चा और ईमानदार बनना सिखाते हैं। माँ बाप जो हैं वो कभी भी, कोई भी माँ बाप हो, वो अपने बच्चे को, एक आध एक्सेप्शन हम छोड़ दें जिनके घर में खुद वो बेईमानी करते हैं, लेकिन जो माँ बाप ईमानदार हैं वो अपने बच्चों को ईमानदारी ही सिखाएंगे। ठीक है, ईमानदारी और इसके अलावा सच्चा और ईमानदार, ये बनना सिखाते हैं पेरेंट्स, आपके माता पिता। ठीक, तो माता पिता बच्चों को सच्चा और ईमानदार बनना सिखाते हैं। पेरेंट्स टीच चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट एंड पोलाइट। स्कूल टीचर्स वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा स्कूल है वो हमें क्या क्या सिखाता है? वो हमें सहयोग करना सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है। इसके अलावा हमें सम्मान करना सिखाता है। भाई, हम स्कूल में अपने टीचर का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? बड़ों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? भाई, स्कूल में ही तो शिक्षकों, टीचरों का सम्मान करना सिखाया जाता है कि भाई विद्यार्थी जो है वो अपने शिक्षक का सम्मान करे, प्रिंसिपल का सम्मान करते हैं। तो ये सब कहाँ से सीखा? हमने स्कूल से सीखा। ठीक, अपने माँ बाप का सम्मान करना। ठीक, इसके अलावा सहयोग, कोऑपरेशन। देखिए, स्कूल में इतने सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ करके आराम से पढ़ते हैं, एक दूसरे को जब जरूरत होती है तो कोऑपरेट करते हैं। तो ये भी कहाँ सिखाया जा रहा है? ये भी स्कूली शिक्षा में सिखाया जा रहा है, सहयोग करना और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सिखाई जाती है कि भाई आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करके लाएं। आपको जो पढ़ाया गया क्लास में, उसको जा करके आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको घर पे पढ़ें। तो ये जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है स्कूली शिक्षा। तो स्कूल में हमें सहयोग करना, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और सम्मान जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं, रेस्पेक्ट। ठीक। रिलीजियन एंड कल्चर ऑल्सो टेल्स अस टू लव अदर्स, फॉरगिव एंड कंपैशनेट। देखिए, धर्म और संस्कृति भी हमको एक दूसरे से प्रेम करना, क्षमा करना और करुणा का पाठ पढ़ाती है। देखिए, आपने सुना होगा एक स्लोगन, कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म नहीं सिखाता। हर धर्म भाईचारे का ही संदेश देता है, ये बात आप जान लीजिए। आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, उनमें सभी में एक सबसे जो कॉमन चीज होती है वो होती है भाईचारा। चाहे आप हिंदू धर्म की गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप इस्लाम धर्म के जो है, ठीक है, कुरान पढ़ लीजिए, आप क्रिश्चियनों की बाइबल पढ़ लीजिए, ठीक, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए। सबने एक ही चीज बताई है, कॉमन चीज, कि आपस में बैर नहीं रखना है, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव रखना है। ठीक, इसके अलावा क्षमा करना भी, ये भी हमें धर्म ग्रंथों से ही सिखाया गया है, क्षमा करना। और करुणा का पाठ, करुणा मतलब दया का भावना रखना, दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति करुणा का पाठ करना, ये हमें धर्म और संस्कृति ने सिखाया। तो यहां तक समझ में आया आपको? ठीक। हमारे माता पिता ने हमको सच्चा और ईमानदार रहना सिखाया। स्कूली शिक्षा में हमें सहयोग, जिम्मेदारी और सम्मान सिखाया गया। और धर्म और संस्कृति में हमें प्रेम करना, क्षमा करना या करुणा का पाठ पढ़ाया गया। ठीक, तो यहां तक आपको नैतिकता समझ में आई। नैतिकता का मतलब ही यही है, मैंने आपको बताया क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्लियर है? ठीक। अब कुछ नैतिकता के मूल्य हैं जो हमको पढ़ने हैं। देयर आर सम वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। अब वो मोरल वैल्यूज क्या क्या हैं ये हमें देखना है। यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैंने एक एक पॉइंट हिंदी में भी बता दिया। ठीक, नोट करते चलिएगा। सम इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज आर, ठीक,
कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य कौन कौन से? सबसे पहला है ऑनेस्टी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहला होता है ईमानदारी, मतलब हमेशा सच्चाई बोलना, ये ईमानदारी होती है। तो नैतिक मूल्यों में सबसे पहला मूल्य होता है ईमानदारी, हमेशा सच्चाई बोलना। नेक्स्ट होता है काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करना। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ये भी नैतिक मूल्य होता है। दयालुता रखना मतलब काइंडनेस रखना, बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करना, ये होता है काइंडनेस, दयालुता, जो कि एक मॉरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य। अगला बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है डूइंग आवर ड्यूटीज सिंसियरली। जिम्मेदारी का मतलब होता है आपको जो कार्य या जो कर्तव्य मिले हैं उसको ईमानदारी से निभाना, ये मॉरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य आपका। जिम्मेदारी का मतलब ही यही होता है कि आपको जो भी काम दिया गया है, जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी ड्यूटी दी गई है, उसको आप ईमानदारी से निभाएं, सिंसियरली, डूइंग अवर ड्यूटीज सिंसियरली, ये भी क्या है, एक नैतिक मूल्य। अगला बात करें नॉन वायलेंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पीसफुली। देखिए अहिंसा का मतलब होता है झगड़े को भी शांति से सुलझाना, ये नॉन वायलेंस है। ठीक, नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि जो झगड़ा हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम भी है, उसको शांति से सुलझाए। ये नहीं कि उसकी प्रॉब्लम के लिए एक दूसरे से मारपीट करने लगे, मामले को शांति से सुलझाया जाए, ये मॉरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य। आज भी अगर आप देखें, दो देशों के भी बीच युद्ध होता है तो बाद में क्या किया जाता है कि यार किसी भी मसले को बातचीत से सुलझाओ। नॉन वायलेंस यही, पीसफुली इसको सुलझाया जा सके। ठीक, अगला है रेस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोइंग केयर एंड वैल्यू फॉर एवरीवन। सम्मान करना, सभी के प्रति आदर और व्यवहार में विनम्रता रखना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कुछ लोगों की सम्मान कर रहे हैं, बाकी किसी का आप सम्मान नहीं कर रहे, वो नैतिकता नहीं होती। नैतिकता का मतलब ही यही होता है कि सभी के प्रति आदर और व्यवहार में विनम्रता रखना, शोइंग केयर एंड वैल्यू फॉर एवरी। ठीक, तो ये 5 महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य थे। पहला है ईमानदारी, ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलना, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। दूसरा है दयालुता, काइंडनेस, इसका मतलब होता है बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करना। तीसरा होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग अवर ड्यूटीज सिंसियरली, अपने कार्य और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। चौथा होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा, झगड़े को शांति से सुलझाना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पीसफुली। और पांचवा होता है रेस्पेक्ट, शोइंग केयर एंड वैल्यू फॉर एवरीवन, सभी के प्रति आदर और व्यवहार में विनम्रता रखना। क्लियर? तो ये 5 महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य थे। समझ में आया आपको? ऑनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन वायलेंस एंड रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन विथ मोरालिटी इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। देखिए ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर नैतिकता होती है उनका सम्मान हर जगह होता है। आप एक बात समझिए, उनका सम्मान हर जगह होगा। भाई देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी से सम्मान से बात करेंगे तो सामने वाला क्यों आपसे बदतमीजी से बात करेगा? अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला अपने आप आपको रेस्पेक्ट देगा। या आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे तो सामने वाला आपसे क्यों झगड़ा करेगा? तो जो भी व्यक्ति जिसके अंदर नैतिकता होती है उसका समाज में हर जगह पर बहुत सम्मान होता है। एक बात आप जान लीजिए, सम्मान तो होता है,
आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, अगर आप बदतमीजी नहीं करेंगे तो आपसे कोई क्यों करेगा बदतमीजी। तो सम्मान होता है। When people follow moral values, society becomes peaceful and strong. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब लोग नैतिकता का पालन करते हैं, लोग, किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता, जब लोग नैतिकता का पालन करते हैं तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग। अब बात समझ रहे हैं? ठीक। तो जब भी कभी लोग नैतिकता का पालन करते हैं, व्हेन पीपल फॉलोज मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक। तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। विदाउट मोरालिटी देयर वुड बी सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी एंड वायलेंस। देखिए अगर नैतिकता नहीं है, ठीक, तो आप ये मान लीजिए कि वहां पर समाज में स्वार्थ होगा, ईमानदारी नहीं होगी और वायलेंस होगा, लड़ाई झगड़ा। भाई अगर मोरालिटी नहीं है, लोगों में नैतिकता नहीं है, तो मतलब जाहिर सी बात है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्वार्थ होगा, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, ईमानदारी नहीं होगी और वायलेंस तो होगा ही, झगड़ा तो होगा ही। भाई जब तक लोगों को ये समझ नहीं आता कि भाई झगड़े को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो वो तो आपस में झगड़ा करेंगे। तो अगर नैतिकता नहीं है तो ये सारी चीजें, सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी और वायलेंस। इन शॉर्ट, morality is the light that guides our life. It helps us become better human being and make the world a better place. संक्षेप में अगर हम बात करें तो नैतिकता जो है वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। इट इज द लाइट दैट गाइड्स अवर लाइफ। ठीक। हमें ये बताता है कि एक अच्छा नागरिक बनाता है और विश्व को, जो हमारा विश्व है, उसको एक बेहतर जगह बनाता है। तो ये सब नैतिकता से होता है। तो नैतिकता हमारे जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश है, जो कि हमें सही दिशा दिखाता है और एक अच्छा नागरिक बनाता है। भाई आप अगर दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप वायलेंस नहीं करते, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, तो भाई, और आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो भाई आप अच्छे इंसान हैं। यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो नैतिकता जो होती है वही हमारे जीवन को, हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। ठीक। तो आपको नैतिकता समझ में आई, मोरालिटी क्या होती है? ठीक, क्लियर हो रहा है ये? ठीक, नैतिकता समझ में आई। ठीक। अब देखिए इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको नैतिकता के आधार पर समझाऊंगा। छोटी सी कहानी है। देखिए मैं जो भी कंसेप्ट एथिक्स में बताऊंगा उसमें मैं एक शॉर्ट स्टोरी भी बताऊंगा, कहानी भी बताऊंगा। ठीक है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मोरालिटी हो गया हमारा। ठीक है, मोरालिटी यही है। अब देखिए कहानी ऐसी है कि एक किसान जो था वो बाजार जा रहा था। एक किसान जो था वो क्या था, बाजार जा रहा था, और रास्ते में उसे एक बटुआ मिल गया, पर्स। मतलब किसान जो था वो बाजार जा रहा था और रास्ते में उसे क्या मिल गया, एक बटुआ मिल गया जिसमें बहुत सारा पैसा था। मतलब उस बटुए में क्या था, बहुत सारा पैसा। ठीक है, वे उसे अपने पास रख सकता था। भाई देखिए सिंपल सी बात है, किसी को भी बटुआ मिला, उसमें अगर, भाई उसने चुराया तो है नहीं, बटुआ नीचे गिरा था, मिल गया और उसमें बहुत सारे पैसे थे। ठीक, तो वह उसे रख भी सकता था, लेकिन उसने मालिक को ढूंढ करके बटुआ लौटा दिया। मतलब उसने मालिक को सबसे पहले उस पर्स के ढूंढा और उसके बाद उसका बटुआ लौटा दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे जो ओनर था उसका, भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी का पर्स गिर गया और कोई ईमानदारी से जाके उसको लौटा दे तो वो खुश तो हो गई। तो इसके कारण मालिक बहुत खुश हो गया। ठीक, और जब मालिक ने उसको फिर कहा कि भाई आप इसमें से कुछ ले लीजिए, तो किसान ने मना कर दिया, नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, ये आपका पैसा है, आपका। अब इसमें हुआ क्या कि किसान की बाई चांस फसल खराब हो गई। उसी किसान की क्या हो गई, फसल खराब हो गई।
तब जब फसल खराब हुई और उसको नुकसान हुआ, तब वही आदमी जिसका पर्स उन्होंने लौटाया था, वही आदमी आया और उन्होंने उसकी मदद करी। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि सही कार्य करना, चाहे इसके लिए कोई इनाम मिले ना मिले, ठीक ठीक है, लेकिन आपके लिए सम्मान, विश्वास और अप्रत्याशित मदद लेकर आता है। यही नैतिकता का सार। मतलब कि आपने किसी की मदद करी, आपने किसी के साथ सही काम किया, तो वो कभी ना कभी आपको वो चीज लौट करके आपके पास आएगी, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से वो काम किया। आपने उसके प्रति कोई लालच नहीं रखा कि भाई मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आपने निस्वार्थ भाव से किया। वो भले ही उसका इनाम उस वक्त ना मिले, लेकिन किसी और रूप में मिलेगा। ये आपने कहावत सुनी होगी, अच्छा करो तो अच्छा होगा आपके साथ। उस रूप में नहीं होगा, किसी और रूप में होगा, लेकिन होगा जब, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यही नैतिकता का सार है। ठीक, तो नैतिकता के बारे में हमको समझ में आ गया क्या है? ईमानदार किसान की कहानी। ठीक, तो यही है नैतिकता। ठीक, अब हम जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, हमारे सिलेबस में जो है वो है गुडनेस, भलाई करना। देखिए यहाँ पर ये जो काइंडनेस लिखा है ना, यही गुडनेस है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो काइंडनेस लिखा है ना, दूसरों की मदद करना, भलाई करना, ये गुडनेस। इसके बाद हमारे यहाँ है वर्च्यूज। ठीक, इसके अलावा है हमारे यहाँ कौन सा टॉपिक है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ये चार ही मॉरल वैल्यूज पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम जो मॉरल वैल्यू पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुडनेस। ठीक है, और गुडनेस का मतलब होता है भलाई। गुडनेस का मतलब क्या होता है? भलाई करना। ठीक है, तो गुडनेस की अगर हम बात करें, गुडनेस मीन्स बीइंग काइंड, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स। देखिए, भलाई का अर्थ होता है दूसरे के प्रति दया भाव रखना, ईमानदारी रखना और मददगार होना। भाई आप किसी की मदद कर सके, गुडनेस का मतलब या भलाई का मतलब ये होता है। दूसरे के प्रति दया भाव रखना, दयालु होना, जिसे कहते हैं दयालु होना। ठीक है, काइंड होना। इसके अलावा ईमानदार होना, ऑनेस्ट, और मददगार होना, हेल्पफुल। यही मतलब होता है भलाई का, गुडनेस का। गुडनेस मीन्स बीइंग काइंड, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज अ पर्सन कैन हैव। देखिए, भलाई जो है ये एक इंसान का सबसे सुंदर गुण है। सबसे सुंदर, किसी की भलाई करना। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज अ पर्सन कैन हैव। मतलब कि ये मनुष्य का सबसे सुंदर गुण है। क्वालिटी मतलब गुण। अ गुड पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पीस। देखिए, एक भला व्यक्ति जो होता है, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो हमेशा एक तो लोगों को खुशी बांटता है। ठीक है, मतलब, ठीक है, लोगों को खुशी बांटता है, टू स्प्रेड हैप्पीनेस, और शांति बनाता है। ठीक, और शांति बनाता है। तो जो एक अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों को खुश करता है। जो अपनी खुशी भी अगर है तो वो दूसरों को भी खुश करेगा। ठीक है, और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। एक अच्छा आदमी कौन होता है? एक अच्छा व्यक्ति जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। ठीक है, और किसी को कष्ट ना पहुंचाए, मतलब पीस बना के रखे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। गुडनेस कम्स फ्रॉम अ प्योर हार्ट
and a desire to do what is right even when no one is watching. देखिए भलाई जो है, भलाई का भाव, ये हमेशा दिल की पवित्रता, ठीक है, दिल की पवित्रता से आता है। भलाई जो होती है वो दिल की पवित्रता से आती है और सही काम करने के लिए ये इच्छा से उत्पन्न होती है, सही काम करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। और भलाई का मतलब ही यही है कि भलाई ऐसे करो अगर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है तो। देखिए कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी का भला करो तो ऐसे करो कि बाएं हाथ से करो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो भलाई कभी भी किसी की जाती है तो उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटा जाता कि आप ढोल पीट के बता रहे हो हमने इसके लिए ये किया, फिर वो भलाई नहीं है, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ छिपा है। और भलाई निस्वार्थ होती है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसका ढोल पीटोगे कि नहीं साहब हमने इसकी मदद करी। भलाई एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी ढोल नहीं पीटा जाता या उसको उस बातों को जग जाहिर नहीं किया जाता। वो तब भी भलाई होती है जब कोई भी नहीं देख रहा है, तब भी वो भलाई है, क्योंकि भलाई जो है वो भाव दिल की पवित्रता से आता है और सही काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है। कोई वॉच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? Goodness is not just about giving money or gifts. It also means showing love, respect and compassion. देखिए भलाई केवल धन से नहीं होती, या आप किसी को कोई पुरस्कार दे दे वही भलाई नहीं है। भलाई का मतलब होता है प्रेम करना, सम्मान करना किसी का, वो भी भलाई है। आप किसी का सम्मान करते हैं वो भी भलाई है। किसी के अंदर आपके लिए करुणा भाव है, कंपैशन है आपके अंदर, वो भी भलाई है। भलाई का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, ठीक है। आपने कई बार देखा हो कि कुछ लोग मॉरली सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर मान लो कोई दुखी है तो आप जाकर के अगर उसको ढांढस बांधते हो, आप उसको मोटिवेट करते हो, तो ये भी भलाई है। इसमें आपने उसको पैसे नहीं दिए, इसमें आपने उसको कोई उपहार नहीं दिया, आपने एक उसके प्रति अपना प्रेम, सम्मान और करुणा, ये तीनों चीजें आपने दिखाई। किसी को भी जो दुखी है अगर उसको उसको दुख से बाहर निकाला आपने या आपने उसकी मदद करी दुख से बाहर आने में, तो उसमें आपने कोई पैसा थोड़ी दिया उसको, लेकिन आपने भलाई करी सच्चे मन से, क्योंकि आपके ऐसा करने से वो दुख से बाहर आ सका। तो गुडनेस, भलाई केवल धन नहीं होता कि आपने किसी को पैसा दे दिया तभी भलाई। हेल्पिंग एन ओल्ड पर्सन क्रॉस द रोड, शेयरिंग फूड विथ समवन हंग्री और स्पीकिंग पोलाइटली आर ऑल स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। सच एक्ट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। देखिए किसी जरूरतमंद की मदद कर दी आपने, अब कोई बुजुर्ग हैं, आपने उनको रास्ता पार करा दिया, अब इसमें आपने उनको उनसे कोई धन लिया क्या? भाई उन्होंने आपको कोई धन दिया क्या? आपने क्या किया, एक बुजुर्ग को देखा जो रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे तो आपने उनको रास्ता पार करा दिया। कोई भूखा था, आपके पास खाना था, आपने उसके साथ खाना शेयर कर लिया, ये भी भलाई है। या फिर आप समाज में लोगों से मीठे शब्द या सम्मान से बात करते हैं, ये सब भलाई के छोटे छोटे रूप हैं। समझ रहे हैं आप? भूखे को भोजन देना या मीठे शब्दों में बात करना, भाई अच्छे शब्दों में बात करिए, वो भी भलाई है, ठीक है। और ये सब जो कार्य होते हैं ना, ये समाज में एक तो प्रेम और शांति फैलाते हैं। यही आपके जो कार्य होते हैं, अगर समाज में ये कार्य होते हैं तो यही कार्य समाज में प्रेम और शांति फैलाते हैं। सच एक्ट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और ऐसे जो कृत्य होते हैं, इससे दुनिया जो होती है वो हमें सुंदर लगने लगती है, बहुत सुंदर लगने लगती है, बहुत अच्छी लगने लगती है।
बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट समझते चलिए। When we do good to others, it brings inner peace and joy. देखिए, जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं ना, तो हमें अंदर से सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। आप देखिएगा, कभी आपने किसी की भी निस्वार्थ भाव से मदद करी तो उसके अंदर आपको अंदर से सच्ची खुशी मिलेगी। अंदर से सच्ची खुशी और क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। इट ऑल्सो इंस्पायर्स अदर्स टू बी काइंड। देखिए, भलाई का असर हमेशा फैलता है और दूसरों को भी अच्छा बनने की प्रेरणा देता है। ये याद रखिए, जो भलाई होती है वो हमेशा असर डालती है, फैलाती है, दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए ये प्रेरणा देती है। द मोर वी शेयर गुडनेस, द मोर इट ग्रोज जस्ट लाइक लाइट स्प्रेड इन डार्कनेस। देखिए, जितना ज्यादा हम भलाई करेंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जो प्रकाश होता है वो अंधकार में क्या होता है? फैलता है। प्रकाश जो होता है वो अंधकार में क्या होता है? फैलता है। वैसे ही जो हमारी भलाई होती है वो भी क्या करती है? फैलती है। समझ में आया आपको? ये चीज क्लियर हुई? ठीक। तो ये था भलाई। ठीक। तो भलाई का अर्थ आपको समझ में आया? ठीक। दूसरों के प्रति दयालु, काइंड, ऑनेस्ट, ईमानदारी और मददगार होना, हेल्पफुल टुवर्ड्स। अब ये पैसे रुपए से सिर्फ नहीं होता है, और भी चीजों से भी आप भलाई कर सकते हैं। अब भलाई को लेकर के एक कहानी, जैसा मैंने अभी आपको नैतिकता को लेकर के एक कहानी बताई थी, अब भलाई को लेकर के एक कहानी। देखिए, इसमें क्या है, एक बार एक गरीब किसान था, वो बाजार जा रहा था। एक बार एक गरीब किसान था, वो कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक घोड़े को थका हुआ देखा। ठीक है, मतलब भाई वो रास्ते से जा रहा था, गरीब किसान बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक घोड़े को देखा जो थक हार करके गिरा हुआ था। कोई लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उस घोड़े की तरफ। पर किसान ने गया, गरीब किसान जो था वो गया, उससे उठाया और पानी पिलाया। ठीक है। अब घोड़े का मालिक ये देख रहा था। घोड़े का मालिक जो था वो उसने देखा, तो वो अत्यधिक खुश हुआ। ठीक है। इसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसी किसान की, गरीब किसान गाड़ी से जा रहा था। ठीक है। और उसकी गाड़ी जो थी, ठीक है, उसका पहिया जो था वो गिर गया था। मतलब उस जो ट्रैक्टर, मतलब जो ट्राली वगैरह लेके वो जो भी जा रहा था गाड़ी लेकर के, वो टूट गई। तब आकर के उसी व्यक्ति कौन? जो घोड़े का मालिक था, उसी व्यक्ति कर आकर के उसकी मदद करने लगा, और वह घोड़े का मालिक, वह घोड़े का क्या था? मालिक था। इससे क्या निष्कर्ष निकला? जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस गरीब किसान ने एक समय पर अच्छा काम किया, तो आज जब उसको जरूरत हुई तो वो व्यक्ति आ गया उसके लिए अच्छा काम। बात समझ में आई? भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, याद रखिए। भलाई जो होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके साथ भला होगा अगर आपने किसी के साथ भला किया है तो, किसी और रूप में। वो भला नहीं करेगा, किसी और रूप में होगा, लेकिन होगा। कहते हैं ना लोग, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये सच्चाई है, होता है। हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको इस बात का एहसास होगा, नहीं यार हमने अच्छा काम किया, तो हमें वो चीज रिटर्न में मिल रही है, और मिलती है। ये बात आप जान लीजिए। ठीक। तो देखिए, गरीब किसान ने किसी की मदद करी, बदले में जब उसको जरूरत पड़ी तो उसकी मदद मिली उसको। ठीक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक। समझ में आ गया आपको? तो ये था भलाई, गुडनेस। क्लियर है? ठीक। अब अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सतगुण, वर्च्यू। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है वर्च्यूज, सतगुण। देखिए, सतगुण का मतलब जो होता है, अगर हम बात करें,
इसका मतलब होता है अच्छे गुण या अच्छी आदतें। वर्च्यूज का मतलब होता है गुड हैबिट, अच्छी आदतें। ठीक है, अच्छी आदतें जो किसी भी मनुष्य को सही कार्य करने की प्रेरणा दे। ठीक, ये होता है सद्गुण, वर्च्यू। तो अगर हम वर्च्यू की बात करें तो वर्च्यू का मतलब क्या है? वर्च्यूज आर दी गुड क्वालिटीज और हैबिट्स दैट गाइड अ पर्सन टू डू राइट थिंग्स। मतलब सद्गुण वे अच्छे गुण या आदतें हैं जो मनुष्य को सही कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, ये सद्गुण है, या गुण आपके अंदर होते हैं। ठीक है, जो आपको प्रेरणा देते हैं सही कार्य करने की। ठीक, तो अगर हम वर्च्यूज की बात करें, वर्च्यूज आर द गुड क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन मॉरली स्ट्रांग एंड रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी। देखिए, मैंने आपको बताया सद्गुण आपके अंदर का वो अच्छा गुण है जो मनुष्य को सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। और जब आप कोई सही कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है, नैतिक तौर पर वो व्यक्ति बहुत मजबूत होता है और उसका समाज में सम्मान भी होता है। ठीक है, तो सद्गुण को अगर संक्षेप में कहा जाए तो सद्गुण वो गुण है या अच्छा गुण है। ठीक है, सद्गुण जो है वो एक अच्छा गुण है। ठीक है, सद्गुण वह अच्छा गुण या आदत है जो मनुष्य को सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, सही कार्य करने की आपको क्या देता है? प्रेरणा देता है। और उससे क्या होता है? उससे व्यक्ति की एक तो नैतिकता बढ़ती है, मॉरली वो स्ट्रांग होता है, और दूसरा उसको समाज में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। उसको समाज में क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ठीक है, they are the habits that guide us to do the right thing, speak the truth and treat others kindly। देखिए, ये वे गुण है, ठीक है, ये वे आदत है, अच्छी आदतें, ये वे अच्छी आदतें हैं जो हमें सिखाती हैं, ठीक, कि हमें क्या सही करना है, सही काम करने के लिए। अच्छी आदतें ही आपको सही काम करने के लिए सिखाएंगी। इसके अलावा सच बोलना, ठीक है, और दूसरों का सम्मान करना, एंड ट्रीट अदर्स काइंडली, ट्रीट अदर्स काइंडली। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात तो दूसरों सबसे पहली बात तो अच्छा हैबिट या सद्गुण क्या है? सद्गुण वो नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, जो अच्छा काम करने की सीख देता है। ठीक है, और नैतिक नैतिक तौर पर व्यक्ति को मजबूत बनाता है और उसका समाज में सम्मान होता है। और ये जो हैबिट होती है, ये जो आपके अंदर जो आदत होती है, अच्छी आदत, वो आपको सही काम करना, सच बोलना और दूसरों के प्रति नम्रता से व्यवहार करना, ये तीनों चीजें सिखाती है। ठीक, वर्च्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर एंड अ पीसफुल लाइफ। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सद्गुण होता है, सद्गुण की अगर हम बात करें, जो सद्गुण होता है, ठीक है, ये एक तरीके से नींव होता है एक अच्छे चरित्र की, ठीक, और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की। ठीक है, तो सद्गुण जो होता है एक अच्छे चरित्र की नींव होती है। वर्च्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, और समाज में एक पीसफुल लाइफ जीना, इसका फाउंडेशन, एक तरीके से इसका रीढ़ या नींव कहा जाएगा इन दोनों चीजों की, तो वो क्या है? सद्गुण। ठीक है, अच्छा आचरण, सद्गुण। ठीक,
तो सद्गुण जो होता है एक अच्छे चरित्र की नींव होता है। ठीक। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट वर्च्यूज सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस, करेज, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। देखिए, मुख्यतः अगर हम बात करें तो सद्गुण के कई सारे सद्गुण होते हैं। जैसे ईमानदारी एक सद्गुण है, दूसरे के प्रति दया भाव रखना ये एक सद्गुण है, धैर्य रखना पेशेंस ये एक सद्गुण है, साहस करेज ये एक सद्गुण है। इसके अलावा ह्यूमिलिटी विनम्रता ये भी एक सद्गुण है, आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल ये भी एक सद्गुण है, और करुणा रेस्पेक्ट करना दूसरों की ये भी सद्गुण है। तो ये सारे सद्गुण है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस, करेज, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। ठीक है। तो मुख्य सद्गुण कौन कौन से हैं? ईमानदारी, दया, धैर्य, साहस, विनम्रता, आत्मसंयम, करुणा और न्याय, रिस्पेक्ट। अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी मीन्स ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग सिंसियर। ईमानदारी का अर्थ सच्चाई बोलना और अपने कामों में सच्चा रहना। सिंसियर वही व्यक्ति है जो अपने कामों में सच्चा है, उसी को सिंसियर कहा जाता है। ठीक है। तो ईमानदारी का अर्थ है सच्चाई बोलना और अपने कर्मों में सच्चा रहना अपने कर्मों में। काइंडनेस मीन्स हेल्पिंग अदर्स एंड शोइंग केयर। देखिए, दया का मतलब होता है दूसरे की मदद करना और सभी से नम्रता से व्यवहार करना। दया का मतलब यही होता है। पेशेंस टीचेस अस टू स्टे काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखिए, धैर्य का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में भी या डर के बावजूद सही कार्य करना। मतलब कठिन परिस्थितियों में भी सचकार नहीं, शांत रहना। पेशेंस का मतलब होता है कि, या धैर्य जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जब आपके पास कठिन परिस्थिति भी है उस वक्त भी आप शांत रहें। ठीक है। तो पेशेंस टीचेस अस टू स्टे काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। करेज हेल्प्स अस टू डू व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज हार्ड। देखिए, साहस का मतलब यही होता है कठिनाई आए या डर, इसके बावजूद वो कार्य करना, यही होता है साहस। मतलब उसमें कठिनाई है, आपको पता है उसमें डर भी है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर साहस या करेज होता है वो काम करने का। ठीक। करेज। ह्यूमिलिटी मीन्स बीइंग पोलाइट एंड नॉट प्राउड। देखिए, विनम्रता का अर्थ ही होता है अहंकार ना करना और सबका सम्मान करना, यही विनम्रता होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो ये सद्गुण नहीं है। सद्गुण वही है सबका सम्मान करना, ये सद्गुण है। ह्यूमिलिटी मीन्स पोलाइट नॉट प्राउड। सेल्फ कंट्रोल मीन्स मैनेजिंग अवर एंगर, ग्रीड एंड इमोशंस। आत्मसंयम का मतलब होता है जिसमें क्रोध, लोभ या नकारात्मकता, इसकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है और अगर आपने उस गुस्से को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, इसका मतलब ये सद्गुण है। ये क्या है? सद्गुण है। ठीक। बहुत से लोग गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन बहुत से लोग गुस्से को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, इमोशंस को रोक लेते हैं, अपनी लालच को रोक लेते हैं। यही तो सेल्फ कंट्रोल है, यही है आत्म संयम। क्लियर होता है? क्लियर हो रहा है? ठीक। यहां तक क्लियर हुआ आपको? Virtues are not learned in a single day. They grow slowly through our actions and behaviors. When we practice good habits regularly, then they become part of our personality. A virtuous person always bring happiness and peace wherever they go. देखिए, सबसे पहली बात तो जो सद्गुण होता है, ठीक है, वो एक तो सबसे पहली बात तो किसी एक दिन नहीं आता। ठीक। सद्गुण मतलब एक दिन नहीं होता वो,
आपने देखा हो अगर कोई व्यक्ति वाकई ईमानदार है तो वो पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि 4 दिन के लिए ईमानदार हो गया। तो ऐसे ही जो सद्गुण होता है वो एक दिन में नहीं आता। ये धीरे 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 पनपता है हमारे कार्यों से, ठीक है, और हमारे स्वभाव से। हम जो काम कर रहे हैं और हमारा जो स्वभाव है उससे धीरे धीरे ये सारे सद्गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। ठीक, जब हम रोज अच्छी आदतों का पालन करते हैं तब बाद में जा करके वो करते 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 वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक, वो क्या बन जाती है? हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा चरित्र, हमारा वो बन जाता है पर्सनैलिटी। ठीक, तो ये चीजें हैं इसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि सद्गुण एक दिन में बन जाता है या सद्गुण को हमने केवल एक दिन में पढ़ लिया, बल्कि ये अभ्यास करने से आता है। और ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे जो हम कार्य करते जाते हैं उसमें हमारे स्वभाव में भी वो चीज आने लगती है। ठीक है, तो और आगे चलते चलते जैसे जैसे हम ये अपना सद्गुण धीरे 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 करते जाते हैं रोज, तो वही हमारा क्या बन जाता है? पूरा चरित्र बन जाता है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक, हमारा पूरा एक जीवन का वो बन जाता है पर्सन, एज अ पर्सन हम क्या है, पर्सनैलिटी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सद्गुण व्यक्ति होता है वो हमेशा समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र होता है। ठीक, जो सद्गुण व्यक्ति होता है, वर्शियस पीपल, वो हमेशा समाज में, अगर हम बात करें, एक तो खुशी लाता है समाज में और दूसरा शांति लाता है जहां भी हो जाए। तो एक सद्गुणी व्यक्ति जो है वो समाज में कहीं भी जाए वो हमेशा खुशी और शांति हमेशा लाएगा। ठीक है, और सद्गुण व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र भी होता है। भाई, कोई अच्छे आचरण वाला है तो हमें भी कहा जाता है ना भाई उसकी तरह आचरण करो। ठीक, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक, तो ये था सद्गुण। ठीक है, तो सद्गुण आपको समझ में आया? सद्गुण मतलब वे आदतें जो एक मनुष्य को अच्छे काम करने की प्रेरणा देती। समझ में आया आपको ये? ठीक, तो समझ में आया आपको? ठीक, क्लियर हुआ ये? अब देखिए इसके में भी क्या है, एक कहानी है। एक बार की बात है कि एक गरीब लकड़हारा नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। जो लकड़ी काटने वाला होता है, लकड़हारा, वो नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी जो है वो कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई अचानक से। अब हुआ क्या, वह बहुत दुखी हुआ इससे। वो क्या हुआ? बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसी से उसका जीवन चलता था। उसी से क्या था? उसका जीवन चलता था। भाई कुल्हाड़ी गिर गई, कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटेगा। तभी वहां पर एक देवी प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, देवी ने क्या बोला? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उन्होंने नदी से एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? मतलब उन्होंने एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। ठीक, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। अंत में देवी ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा बोला, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवी जो थी उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न हुई कि उसे
तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटा और सबके लिए एक उदाहरण बन गया। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, सद्गुण का फल हमेशा शुभ होता है। बात समझ में आई आपको? उसके अंदर ईमानदारी थी। भाई आप सोचिए, वो सोने की लकड़ी कुल्हाड़ी भी ले सकता था, वो चांदी की कुल्हाड़ी भी ले सकता था, वो उसको तो सिर्फ इतना बोलना था, देवी ये मेरी है, देवी उसको दे देती। उसने मना कर दिया और अंत में जाकर के उनकी जो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी वो निकाल करके देवी ने दी। तब उसने बोला, तो क्या शो कर उसकी ईमानदारी। तो उसे ईमानदारी से प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियां उसको दी। तो वो जो लकड़हारा था वो समाज के लिए क्या बन गया, एक उदाहरण बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सद्गुण जो होता है उसका फल हमेशा शुभ होता है। समझ में आया आपको सद्गुण? ठीक है, वर्च्यूज समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा जितना भी मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ठीक, तो अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन वायलेंस। ठीक, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर निकला है। ठीक, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के प्रतीक थे। इसीलिए 2 अक्टूबर जब गांधी जी का जन्म हुआ उसको इंटरनेशनल लेवल पर नॉन वायलेंस डे रखा गया उसका, 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और वो अहिंसा के प्रतीक। तो हमें वही देखना है कि ये अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। नॉन वायलेंस मीन्स living in peace, living in peace and not hurting others in any way by words, thoughts or actions। देखिए, अहिंसा का अर्थ होता है शांति से जीना, शांति से, किसी को भी मन से, वचन से या कर्म से हानि ना पहुंचाना, यही नॉन वायलेंस है। तो अहिंसा का अर्थ क्या है? एक तो शांति से जीना और दूसरा किसी भी व्यक्ति को ना तो मन से, ना तो वचन से, वचन मतलब वर्ड्स, ना मन से और ना एक्शन से, एक्शन मतलब कर्म से हानि ना पहुंचाना क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस को लेकर के आप एक चीज तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नॉन वायलेंस का मतलब या वायलेंस का मतलब सिर्फ मारपीट करना नहीं होता है। किसी के बारे में गलत सोच लेना वो भी नॉन वायलेंस है, वायलेंस है, सॉरी, वो भी वायलेंस है। किसी को गंदा बोल देना वो भी वायलेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारपीट ही वायलेंस है। किसी के बारे में गंदे शब्द बोलना ये भी वायलेंस में आता है, क्योंकि आप किसी को बोल करके उसको हर्ट कर रहे हो। किसी के बारे में मन से सोच लेना वो भी हर्ट कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे फिर वो आपके एक्शंस में नजर आने लगे। जैसे आप किसी से नफरत करते हैं, ठीक, लेकिन आप उसको बोल नहीं रहे, तो धीरे धीरे आपके व्यवहार में वो चीज दिखने लगेगी। आप उस पर गुस्सा करने लगेंगे, आप उसको किसी बात पर टोकने लगेंगे, उटपटांग बोलने लगेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? वो हर्ट करता है। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मारपीट नहीं हो, किसी को ना बोलना गलत शब्द, वो भी नॉन वायलेंस है। किसी के बारे में गलत ना सोचना वो भी नॉन वायलेंस है। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में मन, वचन या कर्म से हानि ना पहुंचाना, यही नॉन वायलेंस है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू taught by all religions. Non-violence is not just avoiding physical harm,
but also showing love, kindness, forgiveness and understanding towards all living beings. देखिए, जो अहिंसा है, ठीक है, ये एक तो पहली बात तो कि सबसे बड़ा सद्गुण है। अगर आपके अंदर अहिंसा का भाव है तो ये सबसे बड़ा सद्गुण है जो सारे धर्म सिखाते हैं। देखिए, कोई धर्म वायलेंस नहीं सिखाता, ये बात आप समझ लीजिए। जो उस धर्म के ठेकेदार हैं वही आपको वायलेंस के लिए प्रेरित करते हैं, वरना कोई धर्म ग्रंथ, चाहे वो कोई भी धर्म, वो आपको हिंसा करना नहीं सिखाता। और अहिंसा जो है ये बहुत बड़ा सद्गुण है जो एक इंसान के अंदर होता है। अहिंसा जिनके अंदर है ये एक बहुत बड़ा सद्गुण होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अहिंसा का मतलब केवल मारपीट करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मारपीट नहीं कर रहे हैं तो आप अहिंसावादी हैं। ठीक भाई, आपने किसी को गाली दे दी, आपने मारपीट तो नहीं की उससे, तो क्या गाली वायलेंस में नहीं आएगी? भाई सामने वाले को तकलीफ हुई ना उससे, तो वो भी वायलेंस है। ऐसी कोई भी चीज जो सामने वाले को तकलीफ दे रही है वायलेंस के अंदर आती है। नॉन वायलेंस का मतलब या अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मारपीट या युद्ध से दूर रहना, बल्कि प्रेम, दया, लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, ये भी नॉन वायलेंस में आता है। और सहनशीलता के साथ जीवन जीना, ये सब नॉन वायलेंस में आता है। सहनशीलता के साथ जीवन जीना, बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको बताया अहिंसा जो है वो मानवता का सबसे ऊंचा गुण है, याद रखिए। पूरी मानवता का सबसे अच्छा गुण है अहिंसा, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी मेड नॉन वायलेंस, अहिंसा, द फाउंडेशन ऑफ हिज लाइफ एंड फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा थी उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत माना। महात्मा गांधी जी हमेशा वायलेंस के खिलाफ थे, वो हमेशा अहिंसा, नॉन वायलेंस पे यकीन रखते थे। और उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत इसी को माना था, नॉन वायलेंस। ही बिलीव दैट hatred can be overcome only by love and violence can never bring true peace। देखिए, उनका मानना था, उन्होंने सिखाया था कि नफरत का अंत केवल प्रेम से हो सकता है, ठीक, हिंसा से नहीं। ठीक है, मतलब अगर नफरत है मन में तो उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हो सकता है, हिंसा से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हिंसा में आप अपने मन को तो खुश कर लेंगे, आप किसी से नफरत करते हैं, आपने उसके साथ हिंसा कर ली, लेकिन क्या वो नफरत खत्म हो जाएगी? भाई हिंसा करने के बाद चलिए आपको किसी से अगर गुस्सा है, किसी से नाराज है, किसी से गुस्सा है आपको, आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया तो उससे नाराजगी खत्म हो जाएगी क्या? उससे नाराजगी खत्म नहीं होगी। वो सिर्फ आपने अपनी मन को सांत्वना देने के लिए किया। नाराजगी तभी खत्म होगी जब वो नफरत जो है वो प्रेम में तब्दील होगी, नाराजगी तभी खत्म। तो महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि नफरत का अंत केवल प्रेम से हो सकता है, हिंसा से नहीं। थ्रू नॉन वायलेंस गांधी proved that one can fight for truth and justice without hurting anyone। देखिए, अहिंसा से गांधी जी ने एक बात सिखाई कि बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, ठीक, सत्य और अहिंसा के बल पर, ठीक है, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, भारत को स्वतंत्र कराया सत्य और अहिंसा के बल पर, विदाउट हर्टिंग एनीवन, विदाउट हर्टिंग एनीवन, बिना किसी को चोट पहुंचाए। थस नॉन वायलेंस गांधी प्रूव दैट वन कैन फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। मतलब गांधी जी ने इस बात को अहिंसा से यह साबित किया
कि हम सच्चाई और न्याय के लिए बिना किसी को तकलीफ दिए भी लड़ सकते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए बिना किसी को तकलीफ दिए भी लड़ सकते हैं। उनका जो अहिंसा का आंदोलन था, उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था और भारत का इतिहास बदल गया था। मतलब उनका जो प्रोटेस्ट हुआ करता था, उनका जो आंदोलन हुआ करता था, वो शांतिपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो उनके जो शांतिपूर्ण आंदोलन थे, ठीक, उसके चलते क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो थे वो उस चीज से प्रभावित हुए और भारत का इतिहास बदल गया। भारत का इतिहास क्या हो गया? बदल गया। समझ में आया आपको? ठीक, तो भारत का इतिहास जो हो गया वो क्या हो गया? नॉन वायलेंस टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। देखिए, अहिंसा जो होती है वो हमारे अंदर संयम और धैर्य सिखाती है। भाई अहिंसा हमें क्या सिखा रही है? संयम, सेल्फ कंट्रोल और धैर्य रखना, पेशेंस रखना। व्हेन वी प्रैक्टिस नॉन वायलेंस वी लर्न टू स्टे काम इवन व्हेन समबडी बिहेव्स बैडली। देखिए, जब हम अहिंसा का पालन करते हैं ना, तो हम क्रोध और घृणा से दूर रहते हैं और हमें शांत रहना, अगर कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है उस समय पर भी शांत रहना, ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम अहिंसा पे यकीन रखें। तो जब भी कभी हम अहिंसा को प्रैक्टिस करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हमें शांत रहना है, सामने वाला भले ही गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि हिंसा का पालन करते हैं अगर हम, अहिंसा का, तो उससे हम क्रोध और घृणा से भी दूर रहते हैं। मतलब हमारे अंदर एंगर, ठीक है, या घृणा, जलन होना किसी से, वो नहीं होती। ठीक है, अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू पीसफुल डिस्कशंस, नॉट थ्रू एंगर और रिवेंज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बीइंग काइंड टू एनिमल्स एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। देखिए, अहिंसा से हमने कई सारे झगड़ों को शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम झगड़ों को क्या करते हैं? शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि क्रोध में आकर के, ना कि बदले की भावना से। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको क्या करते हैं? हम शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तो पशु पक्षियों के प्रति आपका सम्मान, इसके अलावा प्रकृति के प्रति भी अपनानी, प्रोटेक्टिंग नेचर। ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक, तो हम क्या करते हैं? अहिंसा से, शांति से, एक तो जो मैटर है, प्रॉब्लम है, उसको सुलझाते हैं। इसके अलावा अहिंसा केवल मनुष्यों के लिए नहीं होती, बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति अपनानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉन वायलेंट सिर्फ इंसानों के लिए हैं और जानवर को मार रहे हैं। वायलेंस मतलब वायलेंस है, चाहे इंसान को मारे चाहे जानवर को मारे। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर हम इसको उसमें बात करें, इन टूडेज वर्ल्ड वेयर एंगर एंड कन्फ्लिक्ट आर कॉमन, द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। देखिए, आज के समय में जब हिंसा और द्वेष बढ़ रहे, आपने देखा हो एक दूसरे के प्रति आजकल लोगों में पेशेंस नहीं रह गया, छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक, आप जरा किसी को कुछ एक शब्द भी बोल के देखिए, तुरंत झगड़ा करने आ जाएगा। लोगों के अंदर संयम रहा ही नहीं। तो ऐसे समय पर, जब आज के समय में लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, लोगों के अंदर हिंसा है और एक दूसरे के प्रति द्वेष, ठीक, तब अहिंसा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर इन शॉर्ट
नॉन वायलेंस इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज द पावर ऑफ लव एंड ट्रुथ, इट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर एंड मोर पीसफुल प्लेस टू लिव इन। देखिए, अगर हर व्यक्ति अहिंसा का पालन करने लगेगा तो दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारा स्थापित हो सकता है। अगर हर व्यक्ति अहिंसा का पालन करे तो दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारा जो इसका स्थापित स्थापित हो सकता है। इसके अलावा अहिंसा कमजोरी नहीं है, अहिंसा इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, सबसे बड़ी शक्ति होती है अहिंसा। बात समझ रहे हैं? शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है, अपने गुस्से में काबू कर लेना। आप समझ लीजिए कि पूरे संसार में उससे बड़ा ताकतवर आदमी नहीं हो सकता जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले। उससे ताकतवर आदमी नहीं हो सकता इस धरती पे। क्योंकि 1% भी लोग ऐसे नहीं है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। आज के समय में बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो गुस्सा नहीं करते, जो चीजों को शांति से या आराम से समझते हैं। तो अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है जो लोग आज समझते हैं कि अगर आप झगड़ा नहीं कर रहे तो आप डरपोक हैं, आप कमजोर है। ऐसा नहीं, ये बहुत गलत धारणा है। ठीक, ये सबसे बड़ी शक्ति है और यही जो है मनुष्य को सच्चा और महान बनाती है, नॉन वायलेंस। भाई, हमारे देश में आज गांधी जी का नाम जितना हुआ है उतना किसी और का हुआ है क्या? और गांधी जी का नाम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, अन्य देशों में भी गांधी जी के सम्मान में उनकी मूर्ति बनाई गई है। आप सोचिए, अन्य देशों में, भारत पे तो छोड़ दीजिए, अन्य देशों में क्यों है? अहिंसा की वजह से, उनका जो नॉन वायलेंस का सिद्धांत, जो हमेशा शांति का प्रतीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो नॉन वायलेंस से ही निकलेगा। जब तक बातचीत नहीं होती सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सिर्फ बातचीत से सॉल्यूशन हो सकता। क्लियर हो रहा है? ये था नॉन वायलेंस। समझ में आया आपको? ठीक, नॉन वायलेंस क्लियर हुआ आपको? नॉन वायलेंस क्या है? क्लियर है सभी को ये? ठीक, अब अगला जो आता है वो आता है जिम्मेदारी। जो लास्ट हमारा, एक तरीके से कहा जाए जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें, वो है जिम्मेदारी। चलिए एक कहानी बताता हूं मैं आपको अहिंसा के ऊपर। हमने सबके ऊपर एक एक कहानी बताई है, तो चलिए अहिंसा के ऊपर भी मैं आपको एक कहानी। एक बार क्या हुआ, आप गौतम बुद्ध जी को तो जानते ही होंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो एक बार भगवान बुद्ध जो थे वो अपने शिष्य के साथ गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति आया, ठीक, और उन्हें बहुत बुरे बुरे शब्द बोलने शुरू कर दिए। मतलब उनको गाली देने लगा, उनको बुरे बुरे शब्द बोलने शुरू कर दिए, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे वो शांति से सारी चीजों को खड़े होकर के सुन रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब वो व्यक्ति उनको लगातार बेइज्जत कर रहा था, लगातार उटपटांग बोल रहा था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति बोलते बोलते गंदा बोलते बोलते थक गया, ठीक, और फिर बोला, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं आपको कितना गुस्सा कर रहा हूं, आप क्यों गुस्सा नहीं कर रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई उपहार देगा और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उन्होंने ये कहा कि अगर तुमको कोई गिफ्ट दे
और अगर तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो वो गिफ्ट किसके पास जाएगा वापस? तो उस व्यक्ति ने बोला जिसने दिया है उसी के पास जाएगा। ठीक। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला? ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं करता, वह अब भी तुम्हारे पास ही है। भाई उन्होंने स्वीकार थोड़ी किया, उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया उसके ऊपर। ठीक। ये बात सुन करके वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गौतम बुद्ध के चरणों में वो क्या हो गया? गिर पड़ा। उसने समझा कि अहिंसा और शांति की शक्ति कितनी बड़ी होती है। भाई गौतम बुद्ध जी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, शांति से सुनते रहे। वो थक हार करके वो खुद ही पूछा कि भाई आप इतना शांति से क्यों सुन रहे हैं, मैंने आपको इतना गाली दी थी। उन्होंने बोला मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो तुम्हारे पास ही है। तो वो लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ, बुद्ध के चरणों में गिर। तो इससे क्या पता चलता है? अहिंसा कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम और धैर्य, लव एंड पीस, कामनेस, धैर्य से वह काम हो सकता है जो हिंसा से कभी नहीं हो सकता, वायलेंस से कभी नहीं हो सकता वो काम जो नॉन वायलेंस से हो सकता। शांति कहीं पर भी स्थापित नहीं हो सकती वायलेंस से, कभी नहीं हो सकती, वो नॉन वायलेंस से ही। क्लियर हो रहा है? तो अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। कहानी समझ में आई आपको? ठीक। अब आखिरी टॉपिक बचा है जिम्मेदारी, जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला जो टॉपिक है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डूइंग आवर ड्यूटीज सिंसियरली एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस। देखिए, जिम्मेदारी का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करना। मतलब जिम्मेदारी का मतलब है कि एक तो अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना, मीन्स डूइंग आवर ड्यूटीज सिंसियरली एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करना। It is an important quality that makes a person disciplined, trustworthy and successful. देखिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है ना, ये एक ऐसा गुण है जिम्मेदारी जो एक व्यक्ति को अनुशासित बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है। ठीक। दूसरा, भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी बनाती। और तीसरा होता है सफल। ये तीनों चीजें बनाती हैं एक व्यक्ति को। अगर किसी के अंदर, व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो आप एक तो सबसे पहली बात तो अनुशासित होंगे, दूसरा भरोसेमंद रहेंगे वो, क्योंकि लोगों को ये लगेगा ना कि भाई ये व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता है, तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आप जिम्मेदारी से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सामने वाले का भरोसा आप पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ट्रस्टवर्दी होना, भरोसेमंद होना। और आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहे हैं तो सक्सेस, सफलता तो आपको मिलेगी, सफलता तो आपको मिलेगी। समझ में आया आपको ये? A responsible person always thinks before acting and tries to do what is right even when no one is watching. मैंने आपको बताया ना, एक जिम्मेदार नागरिक जो होता है ना, ठीक है, वो हमेशा सोच समझ कर काम करता है और सही रास्ता चुनता है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो सोच समझ कर ही काम करेगा और सही रास्ता चुनेगा। एक कौन? जिम्मेदार व्यक्ति। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। देखिए, जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो शुरुआत उसकी बचपन से ही हो जाती है। जैसे जो स्कूल में जब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रोज एक तो पढ़ाई करनी होती है, भाई नियमित रूप से पढ़ाई करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना,
टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, शिक्षकों की इज्जत करना और अपना होमवर्क रोज समय पर करना, ये जिम्मेदारी है उनकी। भाई बच्चे की और क्या जिम्मेदारी है? भाई पढ़ाई करना, अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करना, शिक्षक की जो आपके टीचर है उनकी रिस्पेक्ट करना और अपना होमवर्क डेली समय पे करना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग देयर चिल्ड्रन एंड गिविंग देम गुड वैल्यूज। आप देखिए माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों का सही मार्गदर्शन करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। भाई बच्चे को क्या पता सही क्या है गलत क्या है, कौन सिखाएगा? माता पिता सिखाएगा। तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग देयर चिल्ड्रंस। एवरी सिटीजन हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द लॉज, कीप्स द एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम नागरिकों के रूप में भी बात करें तो नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें। भाई अगर कोई नियम बने हैं तो उन नियमों का पालन करने का काम नागरिकों का है। तो नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें। इसके अलावा स्वच्छता बनाए रखें, कीप द एनवायरमेंट क्लीन, स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों की मदद करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई वाकई जेन्युइनली अगर कोई मदद मांग रहा है तो आपको मदद करना ही आपकी जिम्मेदारी है एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक। बीइंग रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो मीन्स एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। देखिए जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों को मानता है, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले। तो जिम्मेदारी का मतलब यह भी है अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे मान लें और सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरे को ब्लेम दें, जो आजकल लोग बहुत करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो आप ये मान के चलिए कि वो अपनी गलती तो मानेंगे ही नहीं। वो ये कहेंगे इसकी गलती, उसकी गलती, इसका फलाने की गलती, उसकी गलती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। और जो व्यक्ति अपनी गलती मानता है सुधार उसी में होता है। जो अपनी गलती नहीं मानेगा उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो मान के ही बैठा ना भाई हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो जब आपसे मान ही लिया कि कोई गलती नहीं हो सकती तो फिर तो गलत काम भी आपके लिए सही है। तो जिम्मेदारी का मतलब ये भी है कि भैया अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसको एक्सेप्ट करें और सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरे पे आरोप लगा दे कि नहीं साला नहीं वो गलत है, सॉरी वो गलत है। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो मीन्स एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग others. When we fulfill our responsibilities honestly, we earn respect from others and feel proud of ourselves. देखिए जब भी कभी हमने जिम्मेदारी से पूरी निष्ठा के साथ पूरी करता है तो वो व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है, उसको हमेशा सम्मान मिलेगा। ठीक है। और वो अपने आप पे गर्व कर सकता है कि हाँ भाई मैंने अपना काम जिम्मेदारी से पूरी निष्ठा के साथ किया। ठीक। रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेक्स लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड। देखिए जिम्मेदारी हमेशा सम्मान और सफलता दिलाती है, याद रखिएगा। संक्षेप में अगर हम बात करें तो जिम्मेदार व्यक्ति एक अच्छा चरित्र और प्रगति की आधारशील होती है। ठीक। आप देखिएगा प्रगति उसी की होगी जो जिम्मेदार होगा और एक अच्छा चरित्र भी उसी का होता है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक। तो ये था रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक। तो मैंने आपको बताया आज। ठीक। तो ये थी जिम्मेदारी। समझ में आया आपको ये? क्लियर हो रहा है? ठीक। तो जिम्मेदारी समझ में आई, अपना ईमानदारी से काम करना। ठीक। और सिंसियर, ड्यूटीज को सिंसियरली करना। ठीक। यही होती है जिम्मेदारी। अब देखिए जिम्मेदारी के ऊपर भी एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ। छोटी कहानी एक जिम्मेदार छात्र की। एक बार एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। क्या नाम था? रोहन था।
वह हमेशा अपना गृह कार्य भूल जाता था। ठीक है, मतलब उसका जो होमवर्क था वो भूल जाता था करना। तो जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो कई बार उसको समझाते थे लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन टीचर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। एक दिन उसने क्या कर दिया, क्लास का उसको क्या कर दिया, मॉनिटर बना दिया। और उसे सबका होमवर्क जमा करने की जिम्मेदारी दी। मतलब क्लास का उसे क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया, और उसे सबका होमवर्क जमा करने की जिम्मेदारी दी। जब कुछ बच्चे लापरवाही करने लगे तो रोहन को महसूस हुआ कि यार जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी है। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी सारे बच्चों से क्या करना, होमवर्क कलेक्ट करना। अब कुछ बच्चे करके नहीं आ रहे थे, तो अब वो क्या जवाब देगा टीचर को। भाई टीचर ने तो उसको मॉनिटर बनाया है ना। तो होमवर्क, तब उसको ये इस बात का एहसास हुआ कि जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी होता है। उस दिन के बाद से उसने अपना हर काम समय पर पूरा करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से, मतलब जब उसे एहसास हो गया कि यार रेस्पॉन्सिबल होना कितना जरूरी है। ठीक, जिम्मेदारी हमेशा आपको सम्मान और सफलता दिलाएगी। जिम्मेदारी अच्छे चरित्र और प्रगति की आधारशिला। समझ में आया आपको? तो जिम्मेदार छात्र की कहानी आपको समझ में आई। ठीक, तो यहाँ पर आकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बेसिक मोरालिटी कंसेप्ट, नैतिक के आज हमने सिद्धांत पढ़े। इसमें हमने भलाई पढ़ा, सद्गुण पढ़ा, हमने अहिंसा पढ़ा, नॉन वायलेंस, और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यूनिट नंबर 2 में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, भागवत गीता जो हमारी है, ठीक है, जो हमारा धार्मिक, हिंदू धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है, भागवत गीता। ठीक है, तो भागवत गीता ने, ठीक है, हमें क्या सिखाया, ठीक है, एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भागवत गीता का नैतिक और प्रशासन में क्या भूमिका रही है, ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम कल कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो कल जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी 2 यूनिट्स जो हैं, पेपर 4 पार्ट ए की 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो गाइस यहीं पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी सी भी मदद एमपीपीएससी के लिए मिल रही है, थोड़ी सी भी, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक, तो गाइस मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।